नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पे संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में आज की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे पररूप संधि। पररूप संधि के बारे में हम आज की क्लास लेकर के आए हैं। हम पररूप संधि के बारे में पढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं कि पररूप संधि क्या कहती है। तो पररूप संधि का जो सूत्र है वो है एंगि पररूपम। पररूप संधि का सूत्र है एंगि पररूपम। एंगि का मतलब होता है एंग। एंग क्या है? ये एंग एक प्रत्याहार है। माहेश्वर सूत्र में 14 माहेश्वर सूत्रों में एंग किस सूत्र में आता है? तो आयुड़ रील ऋग ए ओंग ऐ औच। तो ए ओंग में ही एंग प्रत्याहार बन जाता है। माहेश्वर सूत्र का जो तीसरे नंबर का सूत्र ए ओंग है उसी में एंग प्रत्याहार के सभी वर्ण आ जाते हैं। तो एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ए ओंग, तो ए आएगा और ओ आएगा। क्या आएगा? ए और ओ। ए और ओ को एंग कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा आइए देखते हैं। ये सूत्र क्या कह रहा है? एंगि पररूपम। एंग हो तो पररूप होता है। क्या हो एंग? तो इसका सूत्र है, परिभाषा है कि आकारांत उपसर्ग के बाद, किसके बाद? यदि आकारांत उपसर्ग के बाद एकार और उकार धातु के रूप में आवे। धातु के रूप में आवे तो उनके स्थान पर पररूप आदेश ए या ऐ हो जाता है। ए या ओ हो जाता है। ए या ओ हो जाता है। ए या ओ हो जाता है। ये हमारा पररूप संधि की परिभाषा है। पररूप संधि क्या कह रहा है? यदि आकारांत उपसर्ग हो, उसके बाद एकार आदि उकार आदि धातु आवे, एकार धातु आवे या ओकार धातु आवे। इसका मतलब है ऐसी धातु आवे जिसके आदि में ए हो ओ हो। क्या हो? कि आकारांत उपसर्ग हो, उसके बाद ऐसी धातु आवे जिसके आदि में ए हो और ओ हो, तो उन दोनों के स्थान पे पररूप आदेश ए या ओ हो जाता है। ये हमारा एंगि पररूपम से पररूप संधि की परिभाषा है। तो कह रहा है ये सूत्र कि पररूप क्या होता है? पररूप का मतलब होता है पर माने बाद का, रूप माने रूप, यानी बाद वाला रूप। जैसे हम उदाहरण से इसको समझते हैं दोस्तों, अभी आप लोगों के समझ में आ जाएगा। उदाहरण के द्वारा जैसे हम समझ लेते हैं पहले। जैसे हमारा एक उदाहरण है पररूप संधि का, प्रेजते। कौन सा उदाहरण है? प्रेजते। तो दोस्तों, हम जब प्रेजते का संधि विच्छेद करेंगे
तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा प्राधन एजते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राधन एजते हो जाएगा। अब देखिए इस परिभाषा में क्या लिखा है, यदि आकारांत उपसर्ग आवे उसके बाद ऐसी धातु आवे जिसके आदि में ए हो या ओ हो, या कहिए आकारांत उपसर्ग आवे उसके बाद एकार आदि धातु आवे या ओकार आदि धातु आवे, तो उन दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? पर रूप आदेश यानी बाद वाला रूप हो जाता है। तो जैसे हम उदाहरण से समझेंगे, आकारांत उपसर्ग, अकारांत उपसर्ग। अकारांत उपसर्ग ये प्रा क्या है? प्रा एक उपसर्ग है। उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। उपसर्गों की संख्या 22 होती है, जिसमें प्रा, प्रा, अप, सम, अनु, अ, निस, निर, दुस, दुर, इस तरह से जो हमारे 22 उपसर्ग हैं, उन उपसर्गों में से पहला उपसर्ग हमारा प्रा ही है। तो प्रा एक उपसर्ग है, और एक कैसा उपसर्ग है? प्रा अकारांत उपसर्ग है, क्योंकि इस प्रा में आ है। जब हम अलग कर देंगे प्रा को तो प्रा पा हो जाएगा और रा हो जाएगा, और फिर आ, पर आ, ये क्या हो गया? प्रा। तो प्रा को जब हम अलग करेंगे तो इस प्रा में क्या है? आ है, ये अकारांत है, क्योंकि प्रा में जो आ है ये क्या है? अकारांत का मतलब होता है अकार जिसके अंत में हो उसको अकारांत कहते हैं। तो प्रा उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग अकारांत है, क्योंकि प्रा में ह्रस्व आ है। ह्रस्व आ होने के कारण जो प्रा उपसर्ग है हमारा ये अकारांत उपसर्ग है। तो प्रा में ह्रस्व आ है, ये अकारांत उपसर्ग आया है इस पर रूप संधि की परिभाषा के अनुसार। उसके बाद कह रहा है यदि एकार हो या ओकार हो, ऐसी धातु आवे कि जिसके आदि में ए हो, तो ये जते एजादी धातु है। एजते क्या है? एजादी धातु है। एजादी धातु का जो ए है ये आदि यानी पहले ए आया है, तो ये ए आ गया। कह रहा है कि ये ऐसी धातु आवे जिसके आदि में ए हो, तो उनके स्थान पे यानी आ और ए इनके स्थान पे पर रूप आदेश यानी बाद वाला रूप हो जाता है। तो बाद वाला रूप क्या हो जाएगा? आ है, अकारांत उपसर्ग है, एजते का ए है, तो बाद का रूप क्या है? बाद का रूप ए है, तो यही बाद वाला रूप हमारा ए हो जाएगा। यही ये संधि कह रही है। कौन सी संधि? पर रूप संधि यही चीज कह रही है कि यदि आकारांत उपसर्ग हो उसके बाद एकार उकार धातु के रूप में आवे, तो एकार उकार यहाँ जो ए आया है ये एकार है, ये किसके रूप में आया है? धातु के रूप में आया है। एजादी धातु में एकार आया है, और कह रहा तो उनके स्थान पे यानी प्रा का जो आ है और एजते का जो ए है, जब हम इसको अलग करके निकाल लेंगे तो इनके स्थान पे हमारा क्या हो गया? पर रूप आदेश यानी बाद वाला रूप ए हो गया, यानी आ और ए के बाद ए हो गया। बाद का रूप क्या है? पहले का रूप तो आ है, बाद का रूप ए है, तो पर रूप यानी बाद का रूप हो गया हमारा क्या? ए। ए हो गया हमारा। तो हमारा क्या बन जाएगा? क्योंकि प्रा को हमने अलग अलग किया है, ये पा हो गया है, ये रा हो गया है, और क्या हो गया है? पर रूप यानी बाद का रूप हो गया है हमारा ए हो गया है। फिर क्या है? जते है। जब हम इनको जोड़ देंगे वर्णों को तो रा जो है अपने व्यंजन में आके पा में जुड़ा तो प्रा हो गया, और क्या हो गया? क्योंकि बाद का रूप हो ही रहा है तो ए हो गया, प्रा ए, फिर जते जोड़ देंगे, अरे सॉरी, तो ये जो ए है ये, सॉरी रुक जाइए फिर से बताते हैं। ये रा प्रा में आया, प्रा हो गया, फिर ए जाके अपने स्वरों की जो गति होती है, स्वर किस तरफ चलते हैं? बाईं तरफ चलते हैं। तो ए अपने जब बाईं तरफ रा में आके मिला तो प्रे पे मात्रा लग गई, प्रे हो गया, और जते शब्द जुड़ गया
तो हमारा शब्द क्या बन गया? प्रेजते। तो प्रेजते में कौन सी संधि है दोस्तों? प्रेजते में पर रूप संधि है। और किस सूत्र से प्रेजते की सिद्धि हुई है? एंगी पर रूपम से प्रेजते जो उदाहरण है इसकी सिद्धि किससे हुई है? एंग पर रूपम से। इसे वृद्धि संधि का अपवाद कहा जाता है। इसे प्रेजते को क्या कहा जाता है? वृद्धि संधि का अपवाद सूत्र, यानी एंग पर रूपम को जो है वृद्धि संधि का अपवाद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अब देखते हैं यहाँ वृद्धि संधि क्या लग रही है। तो हाँ, यहाँ वृद्धि संधि का नियम भी लग रहा है, क्योंकि आ के बाद ए आया है। तो वृद्धि संधि में यदि आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ए आए या अय आए तो अय हो जाता है। तो यहाँ आ आया है, प्रा का जो आ है आ आया है, उसके बाद एजते का ए आया है। तो वृद्धि संधि के अनुसार, वृद्धि रेच के अनुसार यहाँ वृद्धि आदेश अय हो जाता तो प्रयजते हो जाता। लेकिन प्रयजते का बाध करके एंग पर रूपम कह रहा है। प्रयजते शब्द नहीं बनेगा बल्कि प्रेजते बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यदि अवरांत की आकारांत उपसर्ग हो, कैसा शब्द आया हो कि यदि यहाँ वृद्धि संधि का नियम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एंगी पर रूपम सूत्र कह ही रहा है कि यदि ऐसा शब्द आए जो उपसर्ग हो लेकिन कैसा हो? अकारांत हो। ये तो ये प्रा है, क्या है? एक उपसर्ग है। और ये उपसर्ग कैसा है? अकारांत उपसर्ग है। आकारांत नहीं, अकारांत हो। ये संधि, ये सूत्र कह ही रहा है कि यदि अकारांत उपसर्ग हो तो उपसर्ग प्रा तो उपसर्ग है लेकिन ये अकारांत उपसर्ग है। और उसके बाद कह रहा ऐसी धातु आवे जो जिसके आदि में एकार हो या ओकार हो। तो प्रा आकारांत उपसर्ग है। उसके बाद एजते शब्द जो हमारा आया है सूत्र उदाहरण में, ये क्या है? एजादि धातु है। और एजादि धातु का जो एजते शब्द है, ये का एजते जो धातु है उसका पहला जो शब्द है, आदि जो वर्ण है, वो क्या है? एकार है। तो यहाँ पररूप संधि के अनुसार पररूप का नियम लग रहा है। तो जब यहाँ पररूप का नियम लग रहा है तो पररूप संधि कह रहा है कि अगर एकार आकारांत उपसर्ग आए, उसके बाद एकार ओकार धातु के रूप में आए तो पररूप आदेश हो जाता है। यहाँ आकारांत उपसर्ग आया है, एजते एकार ओकार धातु है, एकार धातु एजते है, तो इसलिए पररूप संधि के आदेश के अनुसार एजते जो धातु का है, इसलिए यहाँ कौन सा आदेश हो गया? पररूप आदेश हो गया, यानी बाद वाला रूप होगा। तो यहाँ किस संधि का सूत्र का नियम लग रहा है? एंग पररूपम संधि का नियम लग रहा है। तो यहाँ पररूप संधि ही होगी, प्रेजते ही बनेगा, प्रयजते नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा? प्रेजते शब्द ही बनेगा। प्रेजते ही शुद्ध शब्द है। और प्रेजते की सिद्धि किस सूत्र से हुई है? एंग पररूपम से। कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रेजते शब्द की सिद्धि किस सूत्र से हुई है? एंग पररूपम से हुई है कि एंग पदांता दति से हुई है कि आदगुड़ा से हुआ है कि वृद्धिरेज से हुआ है? तो हम लिखेंगे जब हम इसका गहन अध्ययन करेंगे, जब हम इसको अच्छे से इसकी परिभाषा याद करेंगे, इसका सारा फंडा जब क्लियर हो जाएगा तो हम तुरंत हमारा जो विकल्प होगा वो एंग पररूपम ही होगा। और इसके लिए आपको जो है बहुत अच्छे से बार बार इसका अध्ययन करना पड़ेगा, इसकी परिभाषा को याद करके, और सारे उदाहरणों को आपको अपने माइंड में रखना होगा, तभी हम इसकी सिद्धि कर सकते हैं। तो प्रेजते में एंग पररूपम का नियम लग के पररूप संधि हुआ है। तो प्रेजते में कौन सी संधि है? पररूप संधि है। किस सूत्र से है? एंग पररूपम सूत्र से है। तो ये हमारा प्रेजते हो गया। अब हम अगला उदाहरण समझाते हैं आपको। ये तो था एकार धातु, अब हम ओकार धातु का उदाहरण समझाते हैं। ओकार धातु का उदाहरण क्या है? उपोसति है। क्या है? उपोसति शब्द है। उपोसति शब्द हमारा है।
उपोषित जो शब्द है इसका जब हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा उपधन, क्या हो जाएगा, औसति हो जाएगा, उपधन औसति हो जाएगा। हमारा ये संधि विच्छेद क्या होगा, उपधन औसति होगा। अब हम देखते हैं यहाँ किस संधि का नियम लगता है। अब यहाँ भी वृद्धि संधि का नियम लगेगा। यहाँ वृद्धि संधि क्योंकि उप का पा में क्या है, ह्रस्व आ है, उसके बाद क्या है, ओ है। वृद्धि रेचि सूत्र क्या कहता है, यदि आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद क्या है, ए या अय आए तो अय होता है, ओ या औ आए तो औ होता है। तो यहाँ ह्रस्व आ आया, उसके बाद ओ आया है तो औ आदेश होगा। किस सूत्र से होगा, वृद्धि रेच से होगा। जब वृद्धि रेच से हो जाएगा तो ये हमारा शब्द क्या बनेगा, उपौषति, उपौषति बन जाएगा। लेकिन ये उपौषति शब्द शुद्ध नहीं है, गलत है, ये उपौषति नहीं बनेगा। यहाँ वृद्धि संधि का नियम तो लग रहा है लेकिन यहाँ वृद्धि संधि नहीं होगी, ये वृद्धि संधि का अपवाद सूत्र है। बल्कि यहाँ कौन सा संधि होगा, तो पररूप संधि होगा। किस सूत्र से होगा, एंगी पररूपम से होगा। एंगी पररूपम सूत्र क्या कहता है कि आकारांत क्या हो, उपसर्ग हो। तो उप क्या है, उप एक उपसर्ग है और ये भी अकारांत उपसर्ग है। कैसा उपसर्ग है, अकारांत उपसर्ग है। उप का जो पा का जब हम बड़ विच्छेद करेंगे तो उ पा में आ, अलग अलग हमने कर दिया, उ पा आ। तो ये जो आ है कैसा आ है, ह्रस्व आ है, तो ये उप अकारांत हो गया। क्योंकि जिसके अंत में ह्रस्व आ आए वो अकारांत है, जिसके अंत में दीर्घ आ आए वो आकारांत कहलाता है। तो उप हमारा अकारांत है क्योंकि ह्रस्व आ आया है, उसके बाद ओ आया है। ये सूत्र के अनुसार एंगी पररूपम कह रहा है, यदि अकारांत उपसर्ग हो, उसके बाद एकार आदि धातु हो या ओकार आदि धातु हो, तो औसत क्या है, ओकार आदि धातु है। ओकार आदि धातु का जो आदि वर्ण ओ है, इसलिए यहाँ कौन से संधि का नियम लग रहा है, एंगी पररूपम संधि का जब नियम लगेगा तो कह रहा है कि उनके स्थान पे, यानी आकार के बाद यदि ओकार हो तो उनके स्थान पे पर रूप यानी बाद वाला रूप हो गया जाएगा। तो आ धन ओ बराबर ओ, पर रूप यानी बाद का रूप हो जाएगा। जब बाद का रूप होगा तो हमारा शब्द क्या बनेगा, उ पा आ जुड़ा, ये जो आ और ओ का बाद का रूप ओ हुआ है तो ओ की मात्रा लगेगी, पा पे ओ की मात्रा हम लगा दिए, उसके बाद जो है संधि क्या कर दिए, उपोषति शब्द को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जब उपोषति शब्द को सति शब्द को जोड़ा तो ये क्या बन गया, उपोषति शब्द बन गया हमारा। कौन सा शब्द बना, उपोषति शब्द बना। उपोषति में कौन सी संधि है, तो उपोषति में हमारा पर रूप संधि है। ये सूत्र क्या है, वृद्धि संधि का अपवाद सूत्र कहलाता है। और इसमें कौन सी संधि है, एंगी पररूपम सूत्र से पररूप संधि है। तो पररूप संधि के दो उदाहरण हमें हो गए, एंगी पररूपम से दो उदाहरण की सिद्धि हो गई, एक प्रेज्यते और दूसरा उपोषति। तो प्रेज्यते में कौन सी संधि है, पररूप संधि है। किस सूत्र से सिद्धि हो रही है, ये एंगी पररूपम से हो रही है। उपोषति में कौन सा सूत्र है, पररूप, एंगी पररूपम में जो है एंगी पररूपम से पररूप संधि का नियम लग के पररूप संधि हो रहा उपोषति में। तो ये आज का हमारा क्लास है पररूप संधि का। हमारी क्लास कैसे लगी आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।